आज हम लोग बात करेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक पर। ये नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जो छायावाद के महत्वपूर्ण लेखक हैं। नाटक के अलावा इन्होंने अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं, जैसे कविताएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और कुछ समीक्षात्मक निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। ध्रुवस्वामिनी इनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और ये गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था, जिसमें चंद्रगुप्त शासक हुए थे, उनके समय से संबंधित है। और इसमें इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं ध्रुवस्वामिनी, वो राजकुल की महिला हैं, लेकिन इसमें राज परिवार के गौरव का चित्रण करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य था कुछ समय महिलाओं की क्या स्थिति थी और महिलाओं को समाज में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, उससे संबंधित बातों को इन्होंने लिखा है। मुख्य रूप से ये, चूँकि हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान जो महिलाओं की शिक्षा बढ़ी, महिलाओं का समाज में हस्तक्षेप बढ़ा, महिलाओं का आज़ादी के आंदोलन में योगदान शुरू हुआ, तो उनकी अनेक भूमिकाएं सामने आई। उन्हीं भूमिकाओं को ध्यान में रख करके इस नाटक को लिखा गया है। ऐतिहासिक नाटक लिखते हुए भी साहित्य में ये बात होती है कि ऐतिहासिक नाटक लिखते हुए भी इतिहास बताना नाटककार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अपने समय के समाज और परिस्थितियों की समीक्षा करना ही उसका उद्देश्य होता है। और ध्रुवस्वामिनी को लेकर कर जयशंकर प्रसाद ने स्त्री अस्मिता से संबंधित ये नाटक लिखा है। इसकी मुख्य पात्र हैं ध्रुवस्वामिनी। हम सभी जानते हैं कि नाटक एक मंचीय विधा है, उसका परीक्षण मंच पर होता है, उसकी सफलता असफलता की परीक्षा मंच पे होती है और मंच के माध्यम से ही उसकी समीक्षा की जाती है। इस दृश्य से देखेंगे तो सबसे पहले मंच सज्जा की बात आती है। तो ये जो प्रथम अंक के नीचे ये दिया हुआ है, ये शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टगा है। ये मुख्य रूप से ये हमारा मंच होना कैसे चाहिए, क्योंकि जैसी परिवेश रहेगा, जैसा परिवेश नाटक में वर्णित रहेगा, उसी तरह का मंच रहेगा, तभी उसका साधारणीकरण होगा, तभी उसका संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा। इसलिए ये जो ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये मंच सज्जा की बात की गई कि हमारा मंच होगा कैसे, क्योंकि एक ऐतिहासिक नाटक है, इसलिए दिखना चाहिए कि हाँ, ये इतिहास में किसी राजा महाराजा से संबंधित ये नाटक है। इसलिए इस मंच सज्जा में वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जहाँ पे नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच कहते हैं, उसको जिस तरह से सजाया जाता है उसको रंग सज्जा कहते हैं। और फिर नाटक में संवाद होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो ध्रुवस्वामिनी जहाँ लिखा है, इसके सामने ये ब्रैकेट को छोड़ के जो सीधा लिखा हुआ है, ये संवाद है, जो नाटक प्रस्तुत करते समय नाटककार बोलता है, अपने मुंह से इसको बोलते हुए वो अभिनय करता है। और ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, या ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको हम नाटक की भाषा में रंग संकेत कहते हैं। रंग संकेत का मतलब होता है ऐसा संकेत जो अभिनय करने वाले व्यक्ति को अभिनय करते हुए अपने शरीर की भाषा को उस ढंग से ढाल करके अपने को प्रस्तुत करना है। जैसे सामने पर्वत की ओर देखकर, ये जो है ये रंग संकेत है कि जब ध्रुवस्वामिनी मंच पर आएंगी पहली बार, तो उनको कैसे बात करना है, जो पर्वत
इसमें जो ये रंगमंच रंग सज्जा दी हुई है, इस रंग सज्जा में जो पर्वत का आकार दिखाई देगा, उसकी तरफ देख करके वो फिर अपना संवाद यहाँ से शुरू करेंगे। सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर, और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इनके चरणों में लौटना ही चाहिए ना। और फिर ये ब्रैकेट में यहाँ से दिया है, फिर खड़ग धारणी की ओर देखकर, ये भी रंग संकेत है। तो फिर अपना डायरेक्शन वो चेंज करेंगी और फिर ध्रुव स्वामिनी जो खड़ग धारणी जो उसके साथ में चल रही है उसकी तरफ देखकर बात करेगी। इस तरह से किसी भी नाटक में जब कोई पात्र अभिनय करता है तो अभिनय करते हुए उसके सामने उसकी शरीर की भाषा अलग होती है, उसके मुंह की भाषा अलग होती है, और उसके हाव भाव और शरीर की भाषा और मुंह की भाषा से ही पूरी तरह जितना ही उसका अच्छा तालमेल होगा उतना ही अच्छा उसका अभिनय माना जाएगा। इसलिए अभिनेता की जो भूमिका होती है इस रूप में महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अभिनेता के अलावा नाटक में रंगमंच, रंग सज्जा, रंग संकेत के अलावा ये संवाद है। संवाद के अतिरिक्त ये संवाद के अतिरिक्त इसमें नाटक के सफल असफल प्रस्तुतिकरण में क्या भी चीज़ें ध्यान में हमको रखनी होती हैं कि सफल कब माना जाता है, असफल कब माना जाता है, कि नाटककार ने जो नाटक लिखा है उसका कितना ग्रहण दर्शक के बीच हो रहा है, ग्रहणशीलता उसकी कितनी, कम्युनिकेशन उसका कितना है, इसी से उसकी सफलता असफलता नापी जाती है। तो इसलिए जब नाटक लिखा जाता है तो नाटक लिखते समय ही नाटककार के ध्यान में मंच की पूरी भूमिका उसके दिमाग में रहती है कि जब प्रस्तुत होगा तो वो किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जितना ही उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा उतना ही नाटक प्रभावशाली होगा। कभी कभी ऐसा होता है नाटक में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रस्तुति में उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो नाटक की दृश्य से, क्योंकि वो पाठ्य विधा नहीं, वो दृश्य विधा है, जैसे फिल्म एक दृश्य विधा है उसी तरह से नाटक दृश्य विधा है, इसलिए उसकी प्रस्तुति जितनी ही अच्छी होगी उतना ही वो सफल माना जाएगा। प्रस्तुति अच्छी कैसे होगी? जब उसके संवाद प्रवाहपूर्ण होंगे, जब उसमें पात्रों की संख्या सीमित होगी, जब उसमें जो उसकी जो भाषा होगी वो ज़्यादा प्रवाहपूर्ण होगी, तो उससे उसकी प्रस्तुति पर प्रभाव पड़ता है। इन नाटककार नाटक लिखते समय इन सारी चीज़ों को पे ध्यान रखता हो, एक साथ कई पात्रों को जी रहा होता है। जितने पात्र होते हैं उतनी तरह की उसकी भाषा होती है, क्योंकि जितने पात्र होते हैं उतने तरह का नाटक के पात्रों का उतनी तरह का स्वभाव होता है। जैसे इस नाटक में एक ध्रुव स्वामिनी है और कोमा है, इसके अलावा पुरुष पात्र में रामगुप्त है, चंद्रगुप्त है। रामगुप्त जो है इस नाटक में वो एक ऐसा निगेटिव कैरेक्टर है, नकारात्मक चरित्र है। तो जो रामगुप्त का संवाद होगा उस रामगुप्त के संवाद में, और जो चंद्रगुप्त का संवाद, चंद्रगुप्त एक राष्ट्रभक्त, एक देश प्रेमी, एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, और रामगुप्त एक स्वार्थी है, धूर्त है, और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी लेवल पर जा सकता है। तो दोनों के चूँकि स्वभाव में अंतर है इसलिए दोनों के संवाद में भी अंतर होगा, संवादों की प्रकृति में अंतर होगा। तो नाटककार जब लिख रहा होता है तो लिखने वाला तो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं, उसके रूप अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से नाटक लिखते समय ही सारी परिकल्पना जब स्पष्ट होती है तभी वो सही रूप में मंच पर आ पाती है। और अगर नाटक की लेखन की परिकल्पना के साथ मंच की परिकल्पना में तालमेल नहीं हुआ तो नाटक अच्छा नहीं होता है। इस दृश्य से जब हम ध्रुव स्वामिनी को देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, और ये नाटक पात्रों के दृश्य से, संवाद के दृश्य से और संवादों की प्रकृति के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस नाटक का प्रस्तुतिकरण मंच पर आसानी से किया जा सकता है।